गुड मॉर्निंग बच्चों। रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत। हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। हमारा अध्याय 2 संविधान निर्माण चल रहा है। पिछली कक्षाओं में हमने इसके बारे में जाना है। आज हम भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक चल रहा है संविधान सभा, यानी संविधान निर्माण करने वाली एक सभा का गठन हुआ। इसे संविधान सभा के नाम से जानते हैं। यस, आओ हम पता लगाते हैं किस प्रकार उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो देखते हैं, किताब के संदर्भ में देखते हैं हम भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। चुने गए प्रतिनिधियों की जो संविधान सभा नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। चुनाव हुए इसके जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। भारत संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर आप देखें तो यह समय था 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से हम मान सकते हैं कि भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बट गया था। पता होना चाहिए कि दो हिस्सों में बट गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ और उससे एक दिन पहले हमारे भारत देश के दो टुकड़े हो गए थे। तो भारतीय संविधान सभा दो हिस्सों में बट गई, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारत संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन के याद में हमारे साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब हम देखते हैं जो प्रमुख जो नेता थे, उन्होंने अपने संविधान निर्माण प्रक्रिया में क्या योगदान दिया। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं अबुल कलाम आज़ाद, जो भारतीय जो लोकसभा के चुनाव हुए थे प्रथम, उसमें हमारे शिक्षा मंत्री बने थे ये। देखिए, जन्म इनका सऊदी अरब में हुआ था। शिक्षाविद, प्रमुख और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे ये। कांग्रेस नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति में विरोधी। भारत बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री बने। टी कृष्णमाचारी, जन्म इनका तमिलनाडु में हुआ था। प्रारूप कमेटी के सदस्य। देखिए, प्रारूप कमेटी संविधान सभा तो बनी ही थी, लेकिन संविधान का जो मॉडल तैयार किया, खाका तैयार किया, यानी संविधान का निर्माण प्रक्रिया कैसी होगी, किस प्रकार होगा संविधान, पूरा ही किस एक प्रारूप समिति बनाई गई। उसके लिए प्रारूप समिति, तो उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो आप कह सकते हैं कि पूरा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति द्वारा बनाया गया। उसके उद्यमी और कांग्रेस नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी टी कृष्णमाचारी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने ये। संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी ये बने। जयपाल सिंह, जन्म इनका झारखंड में हुआ था। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे ये। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान। आदिवासी महासभा के संस्थापक, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक ये बने। एस.सी. मुखर्जी, सुरेंद्र चंद्र मुखर्जी, जन्म बंगाल, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेस नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी इनको बनाया गया। जी दुर्गाबाई देशमुख, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक ये बनी। कांग्रेस सक्रिय नेता ये रही। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी ये रही। बलदेव सिंह, इनका जन्म हरियाणा में हुआ। सफल उद्यमी और पंजाबी, विधानसभा में पंथक अकाल पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये रक्षा मंत्री बनाए गए। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इनका जन्म गुजरात में हुआ। वकील और इतिहासकार थे ये और प्रसिद्ध भाषाविद भी थे। कांग्रेस नेता और गांधीवादी विचारधारा के से प्रेरित थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें मंत्री ये बने और स्वतंत्र पार्टी को भी
का भी गठन इन्होंने किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री इनको बनाया गया। शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बने। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी ये थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बनाए गए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी हमने। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। अंतरिम सरकार यानी जो संविधान हमारे भारत में जो चुनाव हुए थे 1950-51 में लोकसभा के, उससे पहले जो एक सरकार बनाएगी अंतरिम सरकार, उसके प्रथम प्रधानमंत्री ये बने। वकील और कांग्रेसी नेता थे ये। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। याद रखें, प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए लोकसभा चुनाव के बाद ये। सोमनाथ लाहिड़ी, पश्चिमी बंगाल इनका जन्म हुआ। लेखक और संपादक थे ये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये सदस्य भी चुनकर आए। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार किया। ये अभी जो मैंने जिन नेताओं के बारे में जाना था, उन सभी ने हमारे संविधान निर्माण प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। आओ हम देखते हैं किस प्रकार उन्होंने अपने संविधान निर्माण प्रक्रिया को पूरा किया। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? आज भी हम संविधान द्वारा ही जो बने हुए नियम हैं उनको मानते आ रहे हैं। क्या है ऐसा, देखते हैं। हमने पहले ही ये कारण जिक्र किया है, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को व्यक्त नहीं करता है कि केवल ये जो अध्यक्ष थे, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, या विभिन्न जो नेता थे, या 299 जो कुल सदस्य संविधान सभा में, उनका ये विचार नहीं था। ये पूरे भारत का नेतृत्व करने वाली विचारधारा के सदस्य थे ये पूरे भारत देश के लोगों का प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे। संविधान सिर्फ ये अपने समय की व्यापक सहमति को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान पे हैं पर वहाँ कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है। आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कोई भी उस पर आक्षेप नहीं करता। हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी शताब्दी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूह ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यानी किसी ने भी संविधान पर इतना आवाज़ नहीं उठाई। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है कि किसी भी सरकार द्वारा अभी तक संविधान के विपक्ष में बोला नहीं गया है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह भी है कि संविधान सभा की भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। यानी जो संविधान सभा थी, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली सभा थी, वह पूरे भारत वर्ष का एक प्रतिनिधित्व कर रही थी और सभी लोगों की बातों का ध्यान रख रही थी। उससे सार्वभौम वैश्विक मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों में से किया गया जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश में सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई ऐसे सदस्य भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा गठन सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ ऐसा ही होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक अलग तरह की पवित्रता और वैधता प्रदान करता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन सबकी एक सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप सब कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। यानी एक एक चीज़ों पर, एक एक बिंदुओं पर
गहन चर्चा विचार विमर्श किए गए, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया गया। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। उन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इसी बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। आओ हम देखते हैं भारत संविधान के बुनियादी मूल्य कि भारत संविधान में ऐसे क्या क्या चीज़ें शामिल की गई। देखिए, अगर हम माने तो भारत संविधान कई देशों के संविधान का समावेश था। यानी हमारे भारतीय देश के संविधान में कई के हमने बहुत सी चीज़ें ग्रहण की थी जो अच्छी अच्छी थी। जैसे मैं कहूँ कि हमने रूस से मूल कर्तव्य लिए, हमने मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए, संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से प्राप्त की, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने फ्रांस से ली, आपातकाल का सिद्धांत हमने जर्मनी से प्राप्त किया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हमने लिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली, संविधान संशोधन प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली, संसदीय शासन व्यवस्था और एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिया। यानी अगर हम देखें तो हमने केवल संविधान का निर्माण नहीं किया, हमने कई देशों के संविधान का पहले अध्ययन किया और उसके बाद एक अच्छे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया भारतीय संविधान सभा ने। तो हम इसके मूल्य जो मुख्य मुख्य चीज़ें इनके बारे में देखते हैं। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। मैंने अभी आपको बताया था यह काम 2 तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। अगर आप कहें हमारे संविधान की आत्मा भी कैसे कि आत्मा क्या है, उद्देश्य का प्रस्ताव यानी प्रस्तावना, यहीं से हमारा संविधान शुरुआत होती है। यही हमारे संविधान की आत्मा है। आइए इस पर हम बारी बारी से गौर करें। देखिए, भारत संविधान के बारे में महात्मा गांधी का वक्तव्य हमको देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं, मैं भारत के लोगों के लिए ऐसे संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं इसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसका भी हिस्सा है, भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहें, ऐसा भारत जिसमें समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। यानी भारत संविधान से जो आशा थी महात्मा गांधी को, इस प्रकार की आशाएं थी। आओ हम देखते हैं सपने और वायदे हमारे संविधान को लेकर जो सपने संजोए गए थे और क्या वायदों का पूरा किया गया देखेंगे। आपस में आपने कुछ को भारत संविधान निर्माता सूची में एक बड़ा नाम न होने की पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिलाया। लेकिन आपको देखने को मिला कि भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया में महात्मा गांधी जी का कहीं भी नाम नहीं आया। तो आप देखते हैं क्या हुआ। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, यानी गांधीवादी विचारधारा पर वो चल रहे थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, याद रखें यंग इंडिया नाम पत्रिका लिखी उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा, जिससे मैंने अभी आपके बारे में पढ़ा। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में अनेक विचार दूसरों से अलग थे। उन्हें अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। देखते हैं हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी।
पर आर्थिक और सामरिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का एक समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के संविधान सभा में दिए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। प्रसिद्ध देखते हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध वक्तव्य के बारे में देखते हैं, सुनते हैं इसको। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें और पूरी तरह, हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, यानी रात्रि के 12 बजेंगे, जब सारी दुनिया सोती रहेगी, पर भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, यानी भारत देश आज़ाद हो जाएगा, एक नया देश बनेगा, स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर एक नए युग में प्रवेश करते हैं, जब एक नए युग का अंत होता है और एक नया युग प्रारंभ होता है और लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों का उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के लिए ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल बहुत भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में हमें सुनहरे संकेत मिल रहे हैं। ये भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए हैं जो के लिए निरंतर प्रयास करने का है, जिन्होंने हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख में आंसू पहुँचने की है। अब संभावना है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा यह काम समाप्त नहीं होगा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम संविधान के दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।